नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लड़ाकू विमान JF-17 के बारे में। पाकिस्तान के द्वारा यह दावा किया गया है कि हम अपना जो लड़ाकू विमान है JF-17 इसे 6 मुस्लिम देशों को निर्यात करने वाले हैं। यानी हमारी जो डिफेंस पैक्ट जो है, डिफेंस डील जो है, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है और इन 6 देशों को पाकिस्तान अपना लड़ाकू विमान बेच रहा है। अब पाकिस्तान का जो ये लड़ाकू विमान है, जिसकी हम बात कर रहे हैं JF-17, ये आप इसे 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन का एक लड़ाकू विमान मान सकते हैं। और इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो खूबियां हैं, अगर उन पर बात की जाए तो दुनिया में ऐसे बहुत से लड़ाकू विमान हैं जो इससे ज्यादा अच्छी खूबियां रखते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के इस विमान की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों बताई जा रही है और यानी पाकिस्तान इस चीज में कैसे सक्षम हुआ, इतने देशों को इसे बेचने में कैसे सक्षम हुआ, क्या ये वास्तव में सही न्यूज है? इस न्यूज का एक तो हमें एनालिसिस आज करना है और अगर वास्तव में ये सही है तो ये संभव कैसे हुआ? ये क्या एक प्रोपेगेंडा है या फिर हम जैसा कि हमने लिखा है कि एक इंटरनेशनल डिफेंस स्कैम है? स्कैम क्यों कह रहे हैं हम, इस पर भी चर्चा करेंगे ये सारी बातें। लेकिन एक बात यहां पर क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो दावा करता आ रहा है, उसने लगातार डिनाई किया है कि भारत ने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कई बार कई ऐसे मौके आए जब उसने स्वीकार भी किया है। उसके अलग-अलग नेताओं, अलग-अलग राजनीतिकों या फिर सेना के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा अलग-अलग जो बयान आए, उनमें उन्होंने अपने जो नुकसान हुए, उनको स्वीकार भी किया है। लेकिन बड़े स्तर पर जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या फिर सेना के जो अध्यक्ष हैं, सेना के जो चीफ हैं, उन्होंने इन चीजों को बार-बार नकारा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार झूठ बोलते हुए इतनी बार झूठ बोला है कि बहुत से जो देश हैं, उनको ये चीजें सच लगने लगी हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ था और ये कहीं न कहीं कूटनीतिक रूप से इस चीज में पाकिस्तान सफल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी जितनी भी न्यूज़ एजेंसी हैं या जितने भी विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं और इसके परिणाम भी कहीं न कहीं पाकिस्तान को देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान, आप सोचिए कि उसकी जो हालत है वो इस तरीके से थी आज से 6-7 महीने पहले। हालांकि अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले की जो कहानी थी वो बहुत अलग थी। पाकिस्तान की जो खस्ता हालत थी वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान की जो भुखमरी है, बेरोजगारी है या पाकिस्तान पर जो कर्ज है, उसकी जो न्यूज है वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का चाहे भले कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान ने उसे इतने बेहतर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया है, इतने बेहतर तरीके से उस चीज को रखा है कि पाकिस्तान ने ये दर्शाने की कोशिश कर दी है और ये दिखाने में वो कामयाब भी रहा है कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ बल्कि भारत को ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये करने में इसलिए सफल हो पाया क्योंकि उस पर अमेरिकी सरकार या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ शुरू से रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये डिनाई करते रहे कि भारत जो है वो इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। यहां तक कि तो कोई बात ही नहीं आई, वो सिर्फ ये क्रेडिट लेते रहे कि ये दोनों देश बर्बाद हो जाते अगर मैं इस युद्ध को नहीं रुकवाता। और भारत ने एक जो महत्वपूर्ण बात यहां पर की कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं लेने दिया। भारत ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से ये युद्ध रुकवाया गया था या फिर ये जो तनाव हुआ था, इसे रोका गया था। अब बात यह है कि जो JF-17 जो लड़ाकू विमान है, उसका कंपेयर तेजस से भी किया जाता है, उसका कंपेयर और दूसरे जैसे कि MiG-29 है, उनसे किया जाता है, जो कि इससे बेहतर लड़ाकू विमान माने जाते हैं। लेकिन हम तेजस का निर्यात तो छोड़िए, अभी तक हम तेजस को पूरी तरह से हमारी सेना को भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ हमारी कहीं न कहीं कमी है, इस पर हम पूरी बात यहाँ पर करने वाले हैं। आज हालांकि मैं तेजस पर बात ना करके JF-17 की बात करूंगा और पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडा को किस तरीके से फैलाया है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ खबर क्या है, पाकिस्तान बोला भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट्स डिमांड में। यानी ये पाकिस्तान के बाकायदा प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ, उनके द्वारा दिया गया बयान है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भारत के साथ जो संघर्ष हुआ
और भारत ने जो रिटेलिएशन किया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, उसके बाद हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो डिमांड में आ गए हैं। क्यों डिमांड्स में आ गए हैं भाई? क्या उन्होंने ऐसा वहां पर कारनामा किया था, कीर्तिमान हासिल किया था? जो भी हो, पाकिस्तान ने उसे बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया और रिजल्ट ये निकला कि 6 मुस्लिम देश हैं, 6 मुस्लिम देशों को JF-17 बेचने में पाकिस्तान सफल होता दिख रहा है। कौन कौन से देश हैं, इन पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब इस पूरी जो न्यूज जो है, इसका एक एनालिसिस करें तो ये वास्तव में एक प्रोपेगेंडा दिख रहा है। कैसे प्रोपेगेंडा दिख रहा है? यानी पाकिस्तान को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की जा रही है और ये भारत के खिलाफ किस तरीके से साजिश रची जा रही है, इसका एक आप यहाँ पर अनुमान लगाएं। एक न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी मानी जाती है और इसका जो मुख्यालय है वो यूके में लंदन में है और न्यूयॉर्क में है। यानी एक तो लंदन और एक न्यूयॉर्क से इसे संचालित किया जाता है। ये जो न्यूज एजेंसी है राउटर्स रॉयटर्स जो है, इसकी अगर आप इस न्यूज एजेंसी पर ध्यान देंगे तो पिछले महीने भर से ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जिसमें इसने JF-17 के बारे में ना लिखा हो। JF-17 और पाकिस्तान, पाकिस्तान के बेहतर होते हुए रिश्ते बांग्लादेश के साथ में, दूसरे देशों के साथ में, इसको बहुत प्रमुखता से इसके द्वारा छापा गया है। अब ये एक साजिश या फिर मैं कह सकता हूं एक प्रोपेगेंडा कैसे नजर आता है? कहीं ना कहीं क्योंकि इस पर वर्चस्व, इस पर कंट्रोल अमेरिका का भी है और ब्रिटेन का भी है। तो ये जो देश हैं ये चाहते यही है कि कैसे भी करके भारत को यहां पर बैकफुट पर रखा जाए। भारत का तेजस विमान जो कि अचानक से क्रैश हो जाता है, तेजस विमान की जो छवि है उसको खराब किया जाता है और पाकिस्तान के JF-17 जो कि एक मध्यम श्रेणी का, मीडियम कैटेगरी का, या फिर जो अगर उसकी फीचर्स के आधार पर बात करें तो कोई ऐसा विमान नहीं है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन इसे इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है और इसकी जो कह सकते हैं वैल्यू जो है उसको बढ़ाया गया है। तो रॉयटर्स जो है, आप इसकी न्यूज आप देख लें, पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया क्लोजिंग इन ऑन जेट्स एंड ड्रोन डिफेंस डील, ठीक है। सऊदी टू सूडान, कैन पाकिस्तान एक्सपांड मिलिट्री फुटप्रिंट अक्रॉस अरब वर्ल्ड। तो कहने का मतलब आप JF-17 पर इतनी न्यूज है इनकी कि आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर ये मिल जाएगा। यहां पर देखिए रॉयटर्स की ये है, रॉयटर्स का जर्नलिस्ट है ये साद सैयद, इनके द्वारा लगातार इस पर लिखा जा रहा है और इसी को बाकी की जो मीडिया है वो भी यहां से कहीं ना कहीं कवर कर रही है। ये रॉयटर्स की न्यूज चल रही है, इधर NDTV वर्ल्ड जो है उसके द्वारा ये लिखा गया है। ये जो न्यूज है ये प्रेरित कहां से है? रॉयटर्स से है। अब यहां पर देखिए आप कि पाकिस्तान सेट टू स्ट्राइक डील विद बांग्लादेश ऑन सेल ऑफ JF-17 एमिड स्ट्रेंथिंग टाइज। देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज समझिए आप कि जो 6 देश हैं, 6 देश जिसमें सऊदी अरब भी है, इंडोनेशिया है, लीबिया है, सूडान है, ये जो देश है, इन सबको पाकिस्तान JF-17 देता है। उससे भारत की सुरक्षा पर या भारत की कूटनीति पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को हाँ, निजी रूप से इसमें फायदा हो सकता है क्योंकि उसने एक अच्छी डील की है और उसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें फायदा हो रहा है इन डिफेंस डील से, तो हमें IMF से लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो पाकिस्तान का जो अर्निंग है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन भारत को इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है इन देशों से अगर डील हो रही है। लेकिन एक जो देश है जिसके साथ पाकिस्तान की डील हो रही है वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश इस समय जो स्थिति है, पाकिस्तान हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है इस स्थिति में, उसी स्थिति में सेम टू सेम स्थिति बांग्लादेश की है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत को जो इस समय टू फ्रंट वॉर की जो तैयारी करनी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ हमारे दुश्मन है। एक तरीके से बांग्लादेश से संबंध जो हमारे कभी बहुत बेहतर हुआ करते थे, अब वो बहुत बुरे स्तर पर पहुंच चुके हैं और अगर कल को युद्ध की स्थिति बनती है तो यहां हमें हो सकता है इन दोनों देशों से एक साथ युद्ध लड़ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो बहुत समीप आते जा रहे हैं। तो आगे चलकर इस सेशन में हम इसका भी एक विस्तृत एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप
खबरें देख रहे हैं कि बांग्लादेश, यहां पर देखिए आप, इसे भी प्रमुखता से छापा गया है कि बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट बांग्लादेश से सारी बातें कर चुका है कि अब हम ये फाइटर जेट जो है उसको उपलब्ध कराएंगे, और बड़ी दिलचस्पी के साथ में ये सब कुछ चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर खबर आती है कि जो इस्लामिक देश हैं वो इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। नाटो, जिस तरीके से नाटो कंट्री है, उन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है, और उसमें ये कहा जाता है कि भई अगर इनमें से किसी भी एक सदस्य देश जो है किसी पर भी हमला होगा, तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश उसका मिलकर रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे। इसी तरीके से इस्लामिक नाटो बनने की तैयारी चल रही है। अब इस्लामिक नाटो बनने की जो तैयारी चल रही है, इसमें एक खास बात, प्रमुख बात क्या है वो समझना। इसमें यह है कि टर्किश आर्म्स जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यानी टर्की की जो आर्म्स है, सेना जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसमें पाकिस्तान न्यूक्स का मतलब यह है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब में से पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास एटॉमिक वेपन है, परमाणु हथियार है। तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार जो है उनको यहां पर लिया जाएगा, यानी उनका यूज किया जा सकता है। और सऊदी मनी, यानी सऊदी अरब जो है वो इसमें पैसा खर्च करेगा। तो इस्लामिक नाटो जो बनने जा रहा है उसमें सभी देश अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूमिका इसलिए है क्योंकि वो एटॉमिक पावर कंट्री है। एटॉमिक पावर कंट्री है, एटॉमिक वेपन जो है, एटॉमिक जो हथियार हैं, परमाणु हथियार, वो पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान इस सब का इस तरीके से माहौल बनाता है कि भाई आपकी सबकी जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी निभाएंगे क्योंकि हमारे पास में परमाणु हथियार है। तो ये जो इस्लामिक नाटो है उसका जो एक स्ट्रक्चर सामने आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये सभी खबरों में देखिए आप सभी जगह यही चल रहा है, इस्लामिक नाटो जो है वो किस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं हम JF-17 की। पहले JF-17 की समझते हैं किन किन देशों के साथ में वार्तालाप हो रही है। यहाँ देखिए पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, इन्होंने दावा किया कि जो मैं कह रहा था कि मई में जो संघर्ष हुआ, तनाव हुआ भारत के साथ में, उसके बाद हमारे लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ गई है, और लगभग बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम ये फाइटर जेट्स बेचने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन जो न्यूज एनालिसिस के माध्यम से जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो देश कौन कौन से, बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया। अब इनमें से कई देश ऐसे हैं जैसे कि लीबिया, लीबिया के साथ में तो ये इनकी फाइनल डील हो चुकी है और पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी डील इन्होंने की है। दूसरा, सूडान के साथ में ऑलमोस्ट क्लियर है, होने वाली है। बाकी के देश जो है अभी तक इनका ऑथेंटिक रूप से ये जारी नहीं किया गया कि इनसे डील हो गई है, लेकिन इन सभी से बात चल रही है। कैसे बात चल रही है ध्यान से देखिए। इंडोनेशिया जो है उसमें यहां पर रॉयटर्स के द्वारा ही लिखा गया है कि इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो पाकिस्तान के जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मिले, मुलाकात की, और करीब 40 JF-17 खरीदने की बात हुई है। यानी 40 लड़ाकू विमान इंडोनेशिया को दिए जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने लगभग $2 अरब का कर्जा दे रखा है पाकिस्तान को। तो $2 अरब का कर्जा जो है वो पाकिस्तान चुकाने की अभी स्थिति में नहीं है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको JF-17 उपलब्ध करा देंगे। तो JF-17 जो है सऊदी अरब को इस कर्जे के बदले में दिए जा रहे हैं। फिर आ जाइए बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए, जैसे ही शेख हसीना की सरकार वहां से बदलती है, मोहम्मद यूनिस वहां पर बैठते हैं, वैसे ही पाकिस्तान ने एक अच्छा मौका समझते हुए बांग्लादेश के करीब जाने की कोशिश की है। और वो पाकिस्तान जिससे बांग्लादेश अलग हुआ था, जिसने बांग्लादेश को, शायद मैं कहता हूं इतिहास की ये सबसे दर्दनाक घटना थी जब बांग्लादेश आजाद हुआ, उस घटना को भुलाकर बांग्लादेश अब पाकिस्तान से चिपकता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान यहाँ पर कोई मौके का फायदा, मतलब कोई भी मौके का ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता कि भाई यहाँ जितना हो सकता है उतना करीब जाए, और दोनों देशों के बीच में रक्षात्मक रूप से, सुरक्षात्मक रूप से, रणनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अभी आपको आगे बताएंगे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो कहने का मतलब बांग्लादेश के साथ भी ये बात चल रही है। और फिर आ जाइए आप आगे के जो देश हैं उन पर हम बात करें तो उनमें है फिर आपके लीबिया। लीबिया के साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान ने दिसंबर 2025 में लीबिया का एक विद्रोही गुट है, लीबियाई नेशनल आर्मी LNA, उसको $4 अरब में 1 दर्जन से ज्यादा JF-17 देने की डील कर ली है। ये रक्षा सौदा हो चुका है।
$4 अरब का रक्षा सौदा पाकिस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ा है। अब तक जो सबसे बड़ा हथियारों का सौदा पाकिस्तान ने किया है वो किसके साथ किया है? लीबिया के साथ। और सूडान के साथ बात करें तो लगभग 12,500 करोड़ रुपए का सूडान के साथ में यहाँ पर डिफेंस डील की बात चल रही है, जो ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि फाइनल स्टेज में है, क्लियर है। JF-17 में आपको बता दूं, यहाँ पर रॉयटर्स जो है उसके माध्यम से लिखा गया है कि पिछले 10 सालों में कई देशों ने पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई है। नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान ये ऐसे देश हैं जिनके पास ऑलरेडी ये लड़ाकू विमान उपलब्ध है। अब ये लड़ाकू विमान उपलब्ध है, इसका मतलब ये चीन पाकिस्तान के माध्यम से दिया गया होगा, क्योंकि इन्हीं देशों के पास है। तो ये 3 देश ऑलरेडी रखते हैं। लीबिया के पास पहुंच गया, सूडान के पास पहुंचने वाला है, और उसके अलावा इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब ये सब क्या है? पाइपलाइन में है, जिनसे बात चल रही है। अब JF-17 के बारे में आपको हम पूरी क्लियरेंस यहां पर बता देते हैं। इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है, इस लड़ाकू विमान के बारे में आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये लड़ाकू विमान एक हल्का लड़ाकू विमान है, एक इंजन वाला होता है। हल्का लड़ाकू विमान LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जैसा कि हमारा तेजस है, एक सीट एक इंजन, ये इनकी कैटेगरी होती है। 4.5 जनरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान इसको बताता है, लेकिन कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो इसके फीचर्स हैं उसके हिसाब से इसे 4th जनरेशन में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसे बनाया किसने है? बनाया पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप, ये चाइना की है। CAC और PAC कहाँ की है? पाकिस्तान। इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। इसके अंदर जो इंजन लगता है वो इंजन रसिया का है, क्योंकि जब इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1990 के आसपास, उस समय इन दोनों ही देशों के पास इंजन नहीं थे, तो रसिया ने यहाँ पर इंजन उपलब्ध चाइना के थ्रू पाकिस्तान को दिया था। यानी चाइना से डील हुई और उसके माध्यम से पाकिस्तान को मिल गया। वर्तमान में इस लड़ाकू विमान के 3 संस्करण हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरीके से। यहां पर आप देखिए, चीन ने एक अपना खुद का इंजन बनाया है, WS-13। ये इंजन भी कभी कभी इसमें उपयोग में लिया जाता है। इस विमान की जो मैक्सिमम स्पीड है 1.6 से 1.8 मैक है, लगभग करीब आप मान सकते हैं 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें फ्लाई बाय वायर टेक्निक लगी हुई है, FBW टेक्निक लगी हुई है, जो कि विमान को स्थिरता और मोड़ने की क्षमता देती है, मैनेवरेबिलिटी देती है। ठीक है। इसके अलावा इस विमान की जो रेंज है, कॉम्बैट रेंज, वो 2000 किलोमीटर है। मतलब ये उड़ान के बाद 2000 किलोमीटर तक लड़ाई लड़ सकता है और फिर वापस भी लौट सकता है। इसके अंदर जो वेपन्स की बात करें तो SD-10A, PL-15E, PL-5E सेकंड और लेजर गाइडेड बम जैसे हथियार इसमें लगाए गए हैं, जो सेकंड्स में टारगेट को तबाह कर सकते हैं। मल्टी मोड रडार इसमें लगा है, जो 100 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को ट्रैक करके हमला कर सकता है। हवा में रिफ्यूल भी हो सकता है, यानी हवा में ही इसमें रिफ्यूलिंग करने की क्षमता है। और एक मल्टी मोड रडार है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी से बहुत सारे टारगेट जो हैं उनको ट्रैक करने की क्षमता रखता है। एक और महत्वपूर्ण बात इस विमान के बारे में हम बात करें कि इस विमान के अंदर KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ऐसा रडार लगा है। ऐसा रडार देखिए दोस्तों, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा रडार तेजस के अंदर हमने अभी असेंबल किया है, असेंबलिंग की प्रोसेस में है, जबकि ये JF-17 में पहले से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। और ये जो रडार है, लंबी दूरी से एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और निशाना बना सकता है। इसमें इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक IRST सिस्टम भी लगा हुआ है। ये तकनीक दुश्मन के विमानों को बिना रडार ऑन किए उनकी गर्मी से पकड़ने में मदद करता है। इंफ्रारेड जो वेव होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, हीट सिग्नेचर के आधार पर टारगेट को पता करती है कि टारगेट कहां पर है, किस स्थिति में है, और हीट सिग्नेचर के आधार पर उसकी लोकेशन पता करके अटैक किया जाता है। यहाँ पर HMD यानी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, ये आप यहाँ पर सैनिक को देख रहे होंगे, इसने एक हेलमेट पहन रखा है। तो जो भी दुश्मन के बारे में जो भी यानी जो टारगेट होता है उसके बारे में जो भी सूचनाएं हैं वो सब इस डिस्प्ले पर, हेलमेट पर ही यहाँ पायलट को दिख जाती हैं। तो पायलट यहाँ यहीं से इधर उधर मुड़े बिना सीधा वो निशाना साध सकता है। तो ये कई अच्छे फीचर्स हैं जो JF-17 में दिए हुए हैं। लेकिन JF-17 की तुलना अगर हम करें किससे, तेजस से, MiG-29 से या अमेरिका के F-16 से, तो उनमें बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि युद्ध जब होता है, सेना जिस तरीके से सोचती है, सेना की जो सोच होती है कि आपके पास में बेहतर हथियार हैं
या बेहतर हथियार होंगे, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है वर्तमान में आपके पास क्या है। तो कहीं ना कहीं भारत इस मामले में मात खा रहा है कि भारत तेजस विमान, जो कि एक बेहतरीन विमान है जिसे हमने बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन जब सेना के पास उपलब्धि नहीं है तो वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा हो, तो उसकी जो, हम कह सकते हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसका उसकी जो उपयोगिता है, वो तभी बेहतर दिखेगी जब वो सेना के पास उपलब्ध होगा। JF-17 की बात इस मामले में यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां ये बेहतर प्रदर्शन है पाकिस्तान चाइना का कि हमसे पहले इन्होंने इसे उपलब्ध करा दिया, इसकी एक्सपोर्टिंग भी कर दी, यानी इसे एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो गया पाकिस्तान। जबकि आपको बता दें कि पाकिस्तान ने और चाइना ने ये प्रोजेक्ट 1990 के आसपास शुरू किया था, जबकि हमने तेजस का प्रोजेक्ट जो है वो 1981 के आसपास शुरू किया था। 1983 में तो इस पर मोहर लग गई थी, यानी 7 साल पहले हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत किसकी रही? इंजन की। हमारे साथ इंजन की बहुत सारे ऐसे कारण थे, और मैं अगला सेशन आपके सामने जो लेकर आऊंगा वो तेजस बनाम JF-17 ही लेके आऊंगा। उसको भी हम आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आज हम इसी की बात करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर CAC और PAC दोनों ही इसमें सफल हो गई। जून 2007 में ये मिलकर बना लिया गया। इसकी जो विमान की डिजाइन की बात करें, इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो चाइना की जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, CAC, इसने तैयार किया है। इसमें इंजन दिया रसिया ने, लेकिन जो इसकी फाइनल असेंबलिंग की गई वो पाकिस्तान के द्वारा की गई। और अगर शेयर की बात करें तो लगभग 58% हिस्सा इसमें पाकिस्तान के पास है और 42% हिस्सा चाइना के पास है, यानी दोनों के निर्माण से संबंधित जो इसमें अगर शेयरिंग की बात करें तो। फिर आप आ जाइए, इंजन जो है, इंजन इसमें लगा है वो है किल्मोव RD-93। किल्मोव RD-93 ये इंजन जो है वो इसके अंदर लगाया गया है। और जो ब्लॉक 3 इसका जो नया है, नया जो इसका वर्जन है, उसमें RD-93 MA इंजन लगाया गया है, जो कि रूस में ही बना है। और ये जो इंजन है रूस सप्लाई करता है चाइना को, चाइना से सप्लाई होती है किसके पास? पाकिस्तान के पास में। इस तरीके से चेन सिस्टम बना हुआ है। तो यहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के सामने चुनौतियां भी हैं। चुनौती कैसे है कि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध के साथ में बहुत लंबे समय से लगा हुआ है, तो इंजनों की जो आपूर्ति है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। यानी जितने सिंपल तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से सप्लाई हो रही थी इंजन की, वो अभी दिक्कत आ रही है। फिर एक और बात, पाकिस्तान के साथ एक समस्या ये है कि अगर इस विमान में कोई भी दिक्कत आती है, उसकी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग करनी पड़े, तो पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह से किस पर निर्भर है? चाइना पर। और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी चाइना उपलब्ध कराता है। और एक महत्वपूर्ण बात, चुनौती जो है कि ये स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, यानी दुनिया के जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इस विमान की लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं लो रडार क्रॉस सेक्शन नहीं है, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी रेडिएशंस को डाइवर्ट करने की स्थिति नहीं है, सिचुएशन नहीं है। तो ये रडार की पकड़ में आसानी से आ जाएगा, इसकी लोकेशन पता लग जाएगी और फिर इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहां पर इसमें और कमी की बात करें, इसका जो इंजन है, मैं अब यहां पर इसके ड्रॉबैक बता रहा हूं। इसका इंजन जो है वो लगभग 83 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। तो ये थ्रस्ट जो है, अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी वेपन्स इसके अंदर डालने हैं तो उसके लिए ये थ्रस्ट जो है वो पर्याप्त नहीं है, यानी इसमें भारी हथियार नहीं डाल सकते और इसकी स्पीड जो है फिर वो कम हो जाती है। ये 3.6 टन के वीपन्स ही ले जा सकता है। ज्यादा अगर वीपन्स इसमें डालेंगे तो इसमें फ्यूल की कमी आ जाती है, क्योंकि इसका जो माइलेज प्रॉब्लम है वो इसमें गड़बड़ा जाता है। एवियोनिक सिस्टम इसका जो लगा है इसके अंदर वो पुराना है, मतलब लेटेस्ट नहीं है, वो पुराने एवियोनिक सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की बात करें, जैमिंग और सेंसर सिस्टम की क्षमता सीमित है, खतरे को पहचानने में कमी है। तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन फिर सवाल वही आता है, फिर सर बेच कैसे रहे? इतनी सारी कमियां होने के बाद ये देश पागल है कि जो 6 के 6 देश हैं जो इससे खरीदना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा कारण है इसकी कीमत। कितनी कीमत है साहब? भारत के तेजस विमान की कीमत है एक विमान की 400 करोड़ के आसपास। अमेरिका के F-16 की इससे भी ज्यादा है, रूस के MiG-29 की भी ऑलमोस्ट इतनी है। ये जो विमान है, लड़ाकू विमान, ये लगभग 200 करोड़ में मिलता है।
200 करोड़। मतलब आप तेजस की तुलना में बात करें तो ये आधी कीमत है। आधी कीमत है तो ये इसे यहां पर बेचने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है उसने बहुत सारे झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की मदद की गई है। रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसी है, अमेरिका है, कहीं ना कहीं ब्रिटेन जैसे देश हैं, ये सब देश जो है इसमें पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मदद करने में सफल रहे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक तरीके से तेजस की छवि खराब की गई है और पाकिस्तान सफल हो गया कई देशों को ये लड़ाकू विमान बेचने में। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। देखिए बांग्लादेश के साथ में पाकिस्तान ने किस तरीके से मौके का फायदा उठाया है। यहाँ पर देखें आप, बात करें हम कि जैसे जैसे स्थिति इनकी खराब हुई थी, अगस्त 2024 के बाद मोहम्मद यूनिस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं, इन्होंने आपस में मिलना शुरू किया, अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई, पहल की गई यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से। शुरुआत में बांग्लादेश को पुरानी बातें याद भी आई, बांग्लादेश ने पुराना जहर जो था उसके अंदर भरा हुआ है वो उगला पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बाद में स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आते चले गए। ठीक है साहब। 1971 के बाद अगर आप देखेंगे तो इन दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है पहली बार इतने अच्छे स्तर पर सुधर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी वार्तालाप हुई हैं, सैन्य संपर्क हुआ है, बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमर उल हसन का पाकिस्तान दौरा किया गया। फरवरी 2025 में 50,000 टन चावल की खेप बांग्लादेश भेजी गई पाकिस्तान के माध्यम से। कूटनीतिक संबंधों में यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ढाका पहुंचे, 13 साल में इस स्तर का ये पहला दौरा था। कुल मिला के ऐसी बहुत सारी साझेदारियां की गई हैं और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब पाकिस्तान JF-17 डिलीवर करने जा रहा है। यहां पर आप देखें कूटनीतिक सक्रियता, मोहम्मद यूनिस और शहबाज शरीफ जो है उनकी मुलाकातों से ये स्पष्ट हुआ कि अब ये दोनों देश 1971 की जो कड़वाहट है उसको भूलकर आपस में साथ मिलना चाहते हैं और मोहम्मद यूनिस इस चीज में लगे हुए हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही चाहता था क्योंकि उसको भारत को काउंटर बैलेंस करना है, लेकिन बांग्लादेश भी अब इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गया है। फिर आप आर्थिक और व्यापारिक जुड़ाव जो है उसकी बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर 1971 के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी मालवाहक जहाज का चटगांव पहुंचना एक ऐतिहासिक घटना थी। यह न केवल व्यापारिक है बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। और फिर JF-17 ये लड़ाकू विमान भी बांग्लादेश को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुपर मुस्ताक, ये एक यहाँ पर आप कह सकते हैं एक प्राथमिक ट्रेनर विमान है और ये ट्रेनर विमान भी पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स PAC के द्वारा डेवलप किया गया है और आपातकालीन डिलीवरी के तहत, इमरजेंसी डिलीवरी के तहत ये जो ट्रेनर विमान है ये बांग्लादेश को पाकिस्तान ने उपलब्ध कराया है। आपातकालीन यहाँ पर फास्ट ट्रैक डिलीवरी जो हुई है उसमें क्या है कि बांग्लादेश के नए पायलट होंगे, उनको प्रशिक्षण पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान इसकी तकनीक और प्रणाली सिस्टम सब कुछ बांग्लादेश को उपलब्ध कराएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पाकिस्तान पूरी तरीके से बांग्लादेश का एक हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम, पायलट ट्रेनिंग और विशेषज्ञता, तकनीकी और प्रशिक्षण ढांचा, ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों देशों के बीच में जो जुड़ाव जो बढ़ रहा है, जिस स्तर पर बढ़ रहा है, वो आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती बन सकता है। और भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट नीति, नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी जो भारत लेके चल रहा था कि अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध स्थापित किया जाए और उसमें सबसे अच्छे संबंध भारत के आप कह सकते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इन देशों के साथ में थे, लेकिन अब इस लिस्ट में से बांग्लादेश निकल चुका है और तब तक तो रहेगा जब तक यहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि जो अभी वर्तमान में वहाँ जो कार्यवाहक सरकार एक तरीके से चल रही है वो सरकार जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ती हुई दिख रही है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन जिसमें हमने JF-17 के बारे में बात की। पाकिस्तान 6 देशों को किस तरीके से इस लड़ाकू विमान को बेचने में सफल रहा है, क्या प्रोपेगेंडा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। एक और बेहतरीन विश्लेषण के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करें और आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।